नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा अध्ययन होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का और हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो हिस्सों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहले हम अध्ययन करेंगे उन नदियों का जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इधर आप जानते हैं दोस्तों, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो पहले हम उन नदियों का अध्ययन करेंगे जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराते हैं। तो दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा अंतर समझते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयी नदियों के बीच कि प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयी नदियों के बीच क्या अंतर है। अभी हम हिमालयी नदियां पढ़ के आए हैं, तो आप खुद जो है अंतर बताइएगा कि अंतर क्या है। तो दोस्तों, जो हिमालयी नदियां हैं वो अभी जो है युवा है, अभी युवा है। कैसी हैं? युवा। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अपने प्रौढ़ावस्था को पार कर चुकी हैं। प्रौढ़ावस्था का मतलब यह अभी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वह अपने आधार ताल को बिल्कुल काट कर जो है एकदम सीधा कर दी है और इनका बहाव जो धीरे धीरे क्या हो गया, बिल्कुल धीरे हो गया, स्लो हो गया है। लेकिन हिमालयी नदियां जो है अभी भी अपने आधार तल को काट कर जो है अभी भी गहरा कर रही हैं। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है दोस्तों? दूसरा अंतर यह है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो कैसी है, तो मौसमी है। अर्थात वर्षा ऋतु जब तक रहती है तब तक उनमें जल की जो मात्रा वो लबालब भरी रहती है। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है इनमें जल जो है सूख जाता है और बहुत कम ही मात्रा में जल बच पाता है। लेकिन इसके विपरीत हिमालयी नदियां जो है इनके जल के दो स्रोत हैं। इनके जल के दो स्रोत हैं। एक स्रोत है ग्लेशियर, जो आपको हम बता चुके हैं। एक स्रोत है वर्षा का जल, अर्थात जब तक वर्षा है वर्षा से भी जल प्राप्त करती है, इसके बाद ग्लेशियर से भी जल प्राप्त करती है। इसीलिए हिमालयी नदियां क्या है, ये सदा निराह है, इसमें जल की मात्रा हमेशा बनी रहती है। और इसके विपरीत दक्षिण भारत की नदियां सूख जाती हैं। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कावेरी है जो कि सदा निराह है, उसमें जल की मात्रा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? तो दोस्तों, इसके जल के दो स्रोत हैं। यहां कावेरी नदी है, इसके जल के दो स्रोत हैं। एक तो यह पानी प्राप्त करती है जल दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। गर्मी की ऋतु में यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जल प्राप्त करती है और ठंडी के समय यह लौटता हुआ मानसून जो कि उत्तरी पूर्वी मानसून है वो आपके कोरोमंडल से टकराता है और यहाँ पे वर्षा करता है। इसलिए जो कावेरी नदी में जल की मात्रा बनी रहती है, अर्थात सूखती नहीं है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहुत प्राचीन हैं और हिमालयी नदियां अभी युवा हैं। ये अंतर हो गया जो दोस्तों। तो ये कुछ अंतर थे हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय भारत नदियों के बारे में। और ये भी जानते रहेगा, हिमालयी नदियां क्या करती है, विसर्पण करती है, मतलब जब मैदानी भागों में आती है तो इस तरह इनका प्रवाह हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत नदियां बिल्कुल सीधा बहती हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों से गुजरती हैं यहाँ का जो इनका बहने का जो क्षेत्र होता है, यहाँ कठोर चट्टानों के बीच से होकर गुजरती हैं। इसलिए चट्टानों को काट नहीं पाती और अपने एक सीधे मार्ग में प्रवाहित होती हैं, तो यह विसर्पण नहीं करती। तो दोस्तों, यह हो गया कुछ अंतर। अब हम अध्ययन करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का। तो पहले हम अध्ययन करेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे। तो पहली नदी हमारी जो अध्ययन करेंगे इसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। पहली नदी है दामोदर नदी। कहां से निकलती दोस्तों? तो यहां एक पठार है झारखंड में जो आप पढ़ चुके हैं, इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से निकलकर यह पूर्व में बहती है, यह पूर्व में बहती है और आगे चलकर एक शाखा गंगा की अलग हो जाती है पश्चिम बंगाल में, जिसे बोलते हैं हुगली नदी, जिसे बोलते हैं हुगली नदी। और इसी हुगली नदी में मिल जाती है दामोदर नदी और हुगली नदी की सहायता से यह अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। अर्थात दामोदर नदी अपना जल सीधा बंगाल की खाड़ी में न गिराकर हुगली नदी की सहायता से गिराती है। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी एक है जो बार बार पूछी जाती है, इसका नाम है बराकर नदी। इसका नाम है बराकर नदी। और यह किसकी सहायक नदी है? तो
दामोदर नदी की। और दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर है, क्योंकि इसके जल में बहुत ज्यादा केमिकल की मात्रा पाई गई है और यह जीव विहीन है, अर्थात इसमें जीव नहीं पाए जाते। इतना प्रदूषित हो गई है कि इसमें जीव के रहने योग्य नहीं है, मतलब इसका जो बीओडी है वो बहुत डाउन चला गया है। तो इसलिए यह जो है बहुत प्रदूषित है और जीव विहीन है, इसलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी। किस नदी को? दामोदर नदी को। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। क्यों कहा जाता है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है इसका ढाल पूर्व की तरफ है और जब इस पे वर्षा होती है तो सारा जल जो है चला जाता है नदी के माध्यम से बंगाल में, और जिससे पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है। इसलिए इसको जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। अब तो वर्तमान में बाढ़ बहुत कम आ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इस पर बांध बना दिए गए हैं जिससे जल को रोक दिया जाता है, जिससे अचानक जल जो है पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंच पाता। तो ये हो गया दोस्तों दामोदर नदी, नोट कर लीजिएगा। ये हो गई दामोदर नदी। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। कौन इसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो बराकर नदी। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जीव विहीन है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं छोटा नागपुर के पठार से एक और नदी निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से एक और नदी निकलती है जिसे बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी। तो दूसरी नदी कौन है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर यह अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। झारखंड का प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर। जमशेदपुर जमशेदपुर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? इसी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों इसका नाम स्वर्ण रेखा क्यों पड़ा? तो स्वर्ण रेखा नदी का जो बालू होता है, जो भी बहाकर अवसाद देती है, तो इसके अवसाद में जो कण होते हैं इसमें सोने के जो है कण पाए जाते हैं और बहुत सारी पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से लोग इसमें जो है सोने को जो है निकालते हैं। जो है सोने के जो कण हैं उनको छान छान कर निकालते हैं और उसका व्यापार करते हैं। इसलिए इसके नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी नाम पड़ा। और इसी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो जमशेदपुर, इस्पात नगरी जिसे कहते हैं, इस्पात नगरी जमशेदपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक नदी निकलती है स्वर्ण रेखा के दक्षिण में। उड़ीसा में एक पठार जिसे बोलते हैं क्योच्छल का पठार, जिसे बोलते हैं क्योच्छल का पठार। तीसरी नदी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, एक उड़ीसा में पठार है जिसे बोलते हैं क्योच्छल का पठार, और यहां से निकलकर उड़ीसा राज्य में बहते हुए यह अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और इसी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसे बोलते हैं व्हीलर द्वीप, जिसे बोलते हैं व्हीलर द्वीप, जिसका वर्तमान नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। वर्तमान नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। ये व्हीलर द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? तो हम द्वीप वाले क्षेत्र में आपको बता चुके हैं कि जितनी भी मिसाइलों का परीक्षण होता है, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इन सभी मिसाइलों का परीक्षण कहां से होता है? तो इसी व्हीलर द्वीप से। कहां से होता है? व्हीलर द्वीप, जिसका वर्तमान नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इस द्वीप का नाम पड़ा अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो ब्राह्मणी नदी के दक्षिण में, ब्राह्मणी नदी के दक्षिण में, सॉरी यहां ब्राह्मणी नदी थी दोस्तों, यहां पर, यहां ब्राह्मणी नदी है और इसी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है। यहां पर जो है ये तो जो है स्वर्ण रेखा नदी जो हम पढ़ चुके हैं, यहां है ये ब्राह्मणी नदी। कहां है? उड़ीसा में। कहां से निकलती है? उड़ीसा में क्योच्छल पठार से। आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मणी नदी के दक्षिण में एक नदी है जिसे बोलते हैं महानदी। इसे बहुत सारे दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं महानदी से, इसी सहायक नदियों से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगली नदी है महानदी, अगली नदी है महानदी। ये कहां से निकलती है? तो यह छत्तीसगढ़ में रायपुर के समीप एक जगह है सिंघावा, एक जगह है सिंघावा, दंडकारण्य पठार में ही एक जगह है सिंघावा। उसी सिंघावा से यह निकलती है छत्तीसगढ़ में। सिंघावा से निकलकर यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बहते हुए अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यह भी इसी तरह यहां से जल उठाती थी और उड़ीसा राज्य में बाढ़ ला देती थी, इसलिए इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। कौन नदी? महानदी। और यह मुहाना कहां बनाती है? यह बंगाल खाड़ी में, यहां एक जगह है जिसे बोलते हैं कटक, इसे बोलते हैं कटक। कटक में के समीप यह बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। क्या नाम है इसका? महानदी। महानदी की कुछ सहायक नदियां इसके उत्तर से आती हैं, जिसमें एक नदी है हसदो शिवनाथ, मंड नदी और डूब नदी। ये चार कहां से आ रही हैं? इसके बाएं तट से। दो इसके दाएं तट से जाती है। कौन कौन? एक जोक नदी है, एक तेल नदी है। एक जोक नदी, एक तेल नदी। यहां पे नोट किए दोस्तों, तेल और जोक, हसदो, मंड और डूब। और एक तेल नदी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। एक नदी यहां शिवनाथ भी जो है ये पूछी गई है। ये किसकी सहायक नदी है? तो सब महानदी की सहायक नदी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महानदी के आगे बढ़ते हैं तो एक नदी यहां पर है जिसे बोलते हैं गोदावरी नदी, जिसे बोलते हैं गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो यह निकलती है त्रयंबक के पठार से। एक जगह है नासिक जानते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में है। कहां है? महाराष्ट्र राज्य में है नासिक। और जानते हैं इसी नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है, आपको हम बता चुके हैं। तो नासिक में एक जो है पहाड़ी है जिसे बोलते हैं त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। और यह महाराष्ट्र के बाद यह थोड़ा सा जो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए अपना जल कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहा? महाराष्ट्र के बाद थोड़ा सा यह छत्तीसगढ़ की सीमा पर बहते हुए यह इंटर करती है तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश होते हुए अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। और गोदावरी नदी दोस्तों यह भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जिस तरह उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी प्रकार यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। एक और इसे उपनाम है, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी नदी को गोदा के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? गोदा के नाम से। प्राचीन काल में, रामायण काल में यह जो है गोदा के नाम से जानी जाती थी। तो यह हो गया इसके नाम, दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा और गोदा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कहां से निकलती है? त्रयंबक, नासिक में एक जगह है त्रयंबक, वहां से निकलती है। और कहां जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में।
तो ये हो गया दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में। अब इसकी कुछ सहायक नदियां देखते हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी सहायक नदियों में देखें तो एक प्रमुख इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। क्या नाम है? इंद्रावती नदी। एक नदी है इसकी इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। इंद्रावती नदी निकलती है बस्तर के पठार से। कहां से निकलती है? बस्तर के पठार से निकलकर यह बहते हुए आगे मिल जाती है किस नदी में? यह मिल जाती है गोदावरी नदी में। कहां मिल जाती है? गोदावरी नदी में। और इसी इंद्रावती नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात चित्रकूट स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इसी इंद्रावती नदी पर है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं तो कुछ इसकी सारी नदियां यहां है। एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है प्राणहिता। प्राणहिता भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगली नदी है यहां पर हमने दोस्तों नदियों को नोट किया है। यहां देखिएगा, यहां गोदावरी की सहायक नदियों में देखिएगा प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। मंजीरा को दोस्तों नोट करिएगा। मंजीरा नदी गोदावरी की एकमात्र सहायक नदी है जो दक्षिण से निकलकर उत्तर में इससे आकर मिलती है। नहीं तो इसकी अधिकतम नदियां जो कि उत्तर से आती हैं दक्षिण तरफ इससे मिल जाती हैं। तो कौन कौन है? प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोदावरी के दक्षिण में एक नदी जिसे बोलते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर चोटी से। किससे निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। महाराष्ट्र में हमने आपको बताया था पश्चिमी घाट के अंतर्गत एक चोटी जिसे बोलते हैं महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहते हुए अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और कृष्णा नदी गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी की जो लंबाई है दोस्तों, गोदावरी की ये 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और ये जो है लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यह गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या नाम इसका? कृष्णा नदी। और कहां से निकलती है? तो महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। और कितने राज्यों में बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती हुई कहां अपना जल गिराती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। अब इसके कृष्णा की कुछ सहायक नदियां देखते हैं दोस्तों जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो एक नदी यहां दिखेगा जो उत्तर से आ रही, इसका नाम है भीमा। एक नदी है, इसका नाम है भीमा। नीचे से एक नदी जा रही, इसका नाम है कोयना। क्या नाम इसका? कोयना। ऊपर भीमा, नीचे कोयना। एक नदी यहां है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। दोस्तों तुंगभद्रा नदी को समझिएगा। तुंगभद्रा नदी यहां आपको दिखाई दे रही तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी का जन्म दो जलधाराओं के मिलने से होता है। एक जलधारा इसकी है तुंगा, एक है तुंगा, एक है भद्रा। तुंगा और भद्रा जाकर मिलती हैं कर्नाटक में। एक जगह है जिसे बोलते हैं कुडली। क्या बोलते हैं? कुडली। इसे बोलते हैं कुडली। कुडली में जब यह मिलती है तो एक नदी का जन्म होता है जिसे बोलते हैं तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक और इसकी सहायक नदी आकर मिलती है जिसे बोलते हैं हगरी। जिसे बोलते हैं हगरी। हगरी नदी को एक और नाम से जानते हैं, इसे वेदावती नदी नाम से भी जानते हैं। एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि वेदावती नदी के नाम से किसको जानते हैं? तो हगरी। हगरी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा नदी इन सबका जल ले जाकर कहां मिले, किससे मिला देती है? तो कृष्णा नदी से मिला देती है।
तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। और कुछ दोस्तों देखिएगा कृष्णा की सहायक नदी, तो देखें तो भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, दूध गंगा, पंचगंगा। दूध गंगा, पंचगंगा को याद एक साथ याद रखिएगा। घाट प्रभा और माल प्रभा दोनों को एक साथ याद रखिएगा। मूसी को याद रखिएगा। इसी मूसी नदी के तट पर हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित है। किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर। तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये हो गया कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में चलती है दोस्तों एक नदी और है जिसे बोलते हैं कावेरी नदी, जिसे बोलते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी एक पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी से निकलकर यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों को होते हुए अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी चोटी से। कहां है? कर्नाटक राज्य में। और कावेरी को, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा। दोस्तों जिस तरह उत्तर भारत में हम लोग गंगा को, जिस तरह उत्तर भारत में हम गंगा को एक जो है पवित्र नदी के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार कावेरी नदी भी दक्षिण भारत में एक पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और जिस प्रकार गंगा एक सदा नीरा नदी है, उसी प्रकार कावेरी भी एक सदा नीरा नदी है जिसमें वर्ष भर जल जो है भरा रहता है। हमने आपको बताया था कि यह क्यों सदा नीरा है। तो इसके जल के कितने स्रोत है? दो स्रोत हैं। एक तो यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जल प्राप्त करती है और ठंडी में कहां से प्राप्त करती है? तो लौटता हुआ मानसून जिसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, उससे जल प्राप्त कर लेती है, इसलिए इसमें जल की मात्रा बनी रहती है। तो यह है कावेरी नदी। कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन कौन है? तो इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो किसी न किसी देवी के नाम पर इनका नाम पड़ा है। जैसे लोक पावनी, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, अमरावती, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की सहायक नदी हैं। किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। अब कावेरी के दक्षिण में चलते हैं। कावेरी के दक्षिण में चलते हैं तो एक नदी और है जिसका नाम है वैगई नदी, जिसका नाम है वैगई नदी। कावेरी के दक्षिण में वैगई नदी, वैगई नदी निकलती है तमिलनाडु राज्य में एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं वरुसनाथ की पहाड़ी। वरुसनाथ की पहाड़ी, वरुसनाथ की पहाड़ी से निकलकर यह आगे बढ़ती है और अपना जल गिराती है पाक जल संधि में। यहां दोस्तों एक जल संधि बनती है जिसे बोलते हैं पाक जल संधि। और पाक जल संधि में जल गिराने वाली नदी कौन है? वैगई नदी। वैगई नदी कहां से निकलती है? वरुसनाथ पहाड़ी से निकलती है और अपना जल कहां गिराती है? पाक जल संधि में। आप जानते हैं पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और पाक जल संधि का नाम पाक जल संधि क्यों पड़ा? तो दोस्तों हम आपको बताए हैं कि पाक जल संधि का नाम पाक जल संधि इसलिए पड़ा कि यहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट पाक, उसी के नाम पर इस जल संधि का नाम पाक जल संधि पड़ा। इस पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो वैगई नदी के दक्षिण में एक और नदी है जो निकलती है इलायची की पहाड़ी से, जो निकलती है इलायची की पहाड़ी से, जिसका नाम है ताम्रपाड़ी नदी, जिसका नाम है ताम्रपाड़ी नदी। कहां से निकलती है? इलायची की पहाड़ी से। इलायची की पहाड़ी से, इलायची की पहाड़ी से निकलकर, इलायची की पहाड़ी से निकलकर यह तमिलनाडु राज्य में बहते हुए अपना जल गिराती है मन्नार की खाड़ी में। कहां गिराती है? मन्नार की खाड़ी में। कहां गिराती है? मन्नार की खाड़ी में गिराती है। क्या नाम है इसका? ताम्रपाड़ी नदी। कहां से निकलती है? इलायची की पहाड़ी से। कहां जल गिराती है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार खाड़ी कहां है? तो भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो ये हो गया दोस्तों वे नदियां जो अपना जल कहां गिराती है?
बंगाल की खाड़ी में। अब तक हमने अध्ययन किया उन नदियों का जो पश्चिमी घाट या प्रायद्वीप भारत के पठार से निकलकर अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। अब हमारा अध्ययन होगा उन नदियों का जो अपना जल गिराती हैं अरब सागर में, जो अपना जल गिराती हैं अरब सागर में। दोस्तों, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों से पहले एक फैक्ट समझ लीजिएगा। तो फैक्ट यह है, एक शब्द सुना होगा आपने, डेल्टा। सुना क्या होगा? हमने इसको बहुत बढ़िया से बताया है आपको। एक डेल्टा, एक होता है एस्चुअरी। एस्चुअरी, डेल्टा और एस्चुअरी। डेल्टा क्या होता है दोस्तों? तो डेल्टा होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, ये मान लीजिए अवसाद लाकर आज अपनी साथ अवसाद काट कर ला रही है, मिट्टी मलबा ये सब। जब नदी जब यह ऊंचाई से आती है, इन अवसादों को बहा कर लाती है, लेकिन जैसे ही अपने आधार तल को प्राप्त करती है, मतलब जब यह बिल्कुल सीधा बहती है, समुद्र तक पहुंचती है, तीन अवसादों को बहा नहीं पाती और अपने ही मुहाने पर क्या करने लगती है? जमा करने लगती है और अनेक धाराओं में यह बढ़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं डेल्टा। और यह मुहाने पर जब पाती है तो कुछ इस तरह की आकृति, डेल्टा जैसी आकृति बनती है। इस तरह की आकृति यहां पर बन जाती है, जिसको बोलते हैं डेल्टा। और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का। लेकिन अरब सागर में जल गिराने वाली सभी नदियां किसका निर्माण करती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। एस्चुअरी क्या होता है दोस्तों? तो एस्चुअरी का तात्पर्य कि जब ये नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, इधर का ढाल बहुत तीव्र है, इधर का ढाल बहुत तीव्र है, और ये सीधा जो है, जो मलबा अपने साथ लाती है, सीधा उसको समुद्र में मिला देती है, सीधा उसको समुद्र में मिला देती है, डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो जहां इस जो नदी और इस मलबा, नदी का और समुद्र का जहां ये मिलन होता है दोनों का, वहीं पर निर्माण होता है एस्चुअरी का। जो एस्चुअरी का निर्माण कौन करती है? अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को देखिए दोस्तों, एक नदी निकलती है यहां से, ये तो सागर तक पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं। इस नदी का नाम है लूनी नदी। एक नदी है जिसका नाम है लूनी नदी, आप इसको पढ़े होंगे। एक नदी है लूनी नदी, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। लूनी नदी निकलती है अरावली पहाड़ी के पश्चिम में एक झील है जिसे बोलते हैं पुष्कर झील, जिसे बोलते हैं पुष्कर झील। यह पुष्कर झील से निकलकर और ये भी जानते रहेगा दोस्तों, यह दो धाराओं में निकलती है। एक धारा इसकी है सरस्वती, एक धारा इसकी साबरमती। सरस्वती और साबरमती दोनों के मिलने के बाद लूनी नदी का जन्म होता है, और यह अपना जल यही कच्छ के रण में ही गिराकर विलुप्त हो जाती है। मतलब यह यहां पर जो कच्छ की खाड़ी है, यहां तक न पहुंचकर इसी कच्छ के रण में ही यह विलुप्त हो जाती है। और वैसी नदी जो स्थल से निकलकर समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और स्थल में ही समाप्त हो जाती है, ऐसी नदियों को बोलते हैं अल्पकालिक नदी। क्या बोलते हैं? अल्पकालिक नदी। क्या बोलते हैं? अल्पकालिक नदी बोलते हैं। तो लूनी नदी हो गया दोस्तों। और यह राजस्थान की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। राजस्थान जानते हैं कि पूरा शुष्क क्षेत्र इधर, उसमें ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। तो ये हो गया लूनी नदी। अगली नदी देखते हैं। तो लूनी नदी के बाद एक नदी यहां पर है जो कि विंध्य पर्वत के समीप यहां एक झील है जिसे बोलते हैं मेहद झील से निकलकर यह पहले मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी के पास मेहद झील से निकलकर यह पहले उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होते हुए यहां पर यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मतलब पहले यह उत्तर गई, फिर पुनः दक्षिण हुई, और यह आगे चलते हुए अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। कहां गिराती है? खंभात की खाड़ी में गिरा देती है। तो हमने दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया भी था, जो है 3 नदियों को बताया था जो कि मुख्य अक्षांशों काटती हैं। जिसमें हमने बताया था कर्क रेखा को भारत में माही नदी 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी 2 बार काटती है,
और मकर रेखा को भी अफ्रीका में ही एक लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो अगली नदी है माही नदी, आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहां से एक नदी निकलती है अमरकंटक से, सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी पर एक चोटी है जिसे बोलते हैं अमरकंटक, इसे बोलते हैं अमरकंटक। यह अमरकंटक से निकलकर पश्चिम दिशा में अपने ढाल के विपरीत, इसका ढाल को पूर्व की तरफ है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का दक्षिणी ढाल पूर्व की तरफ है, लेकिन यह ढाल के विपरीत, अपने ढाल के विपरीत बहते हुए यह विंध्य पर्वत और सतपुड़ा, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से बहते हुए यह अपना जल गिराती है खंबात की खाड़ी में। कहां गिराती है? खंबात की खाड़ी में। इसका प्राचीन नाम दोस्तों रेवा है। क्या है? रेवा। नर्मदा नदी का प्राचीन नाम रेवा है। और अरब सागर में जल गिराने वाली, अरब सागर में जल गिराने वाली यह भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं तो नर्मदा के दक्षिण में चलते हैं। नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में जाने से पहले दोस्तों एक नदी यहां पर हम देख लेते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं इसको कई बार, यहां भी देख लेते हैं। यह नदी है सोन नदी, इसका नाम है सोन नदी, जो कि यह भी अमरकंटक से ही निकलती है और यह उत्तर की तरफ बहते हुए यह तो मिलना चाहती थी किससे? यमुना से। किससे मिलना चाहती थी? इस यमुना नदी से मिलना चाहती थी, लेकिन बीच में आ गया विंध्य पर्वत की एक पर्वत श्रेणी जिसे बोलते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी, जिसे बोलते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी। इस कैमूर पर्वत श्रेणी के आ जाने की वजह से यह पुनः अपना दिशा बदल देती है और चली जाती है सीधा पटना के समीप गंगा से मिल जाती है, पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। तो कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य कौन करती है? कैमूर पर्वत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं तो एक नदी है नर्मदा के दक्षिण में जिसका नाम है ताप्ती नदी, जिसका नाम है ताप्ती नदी। ये कहां से निकलती है? तो यह निकलती है महादेव पहाड़ी के दक्षिण में एक पठार है जिसे बोलते हैं बैतूल का पठार, जिसे बोलते हैं बैतूल का पठार। बैतूल के पठार से निकलकर यह भी अपने ढाल के विपरीत बहते हुए, यह भी अपने ढाल के विपरीत बहते हुए अपना जल गिराती है खंबात की खाड़ी में। कहां गिराती है? खंबात की खाड़ी में। और यह किसके बीच बहती है? तो यह बहती है सतपुड़ा और यहाँ एक पर्वत श्रेणी है अजंता पर्वत श्रेणी। महाराष्ट्र राज्य में अजंता पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा और अजंता के बीच कौन नदी बहती है? तो ताप्ती नदी। और विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच कौन बहती है? नर्मदा नदी। और इसी ताप्ती नदी के मुहाने पर एक शहर है गुजरात का जिसका नाम है सूरत। सूरत शहर किस नदी के तट पर है? इसी ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत एक नदी है यहां महाराष्ट्र राज्य में जिसका नाम है मीठी नदी, जिसका नाम है मीठी नदी, जिसका नाम है मीठी नदी, मीठी नदी। यह भी दोस्तों पश्चिमी घाट से निकलकर, पश्चिमी घाट से निकलती है और आगे यह मिल जाती है। यहां पर एक झील है महाराष्ट्र राज्य में जिसे बोलते हैं पोवई झील, जिसे बोलते हैं पोवई झील। इस पोवई झील में मिल जाती है, फिर आगे यह बढ़कर अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तो मीठी नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र राज्य में। मीठी नदी के दक्षिण में चलते हैं तो दो नदियां पड़ती हैं, दो नदियां पड़ती हैं गोवा में। गोवा में दो नदियां पड़ती हैं, एक का नाम है मांडवी, एक का नाम है मांडवी, एक का नाम है मांडवी, एक का नाम है जुआरी। एक का नाम है मांडवी, एक का नाम है जुआरी। दोनों कहां बहती हैं? तो गोवा। जुआरी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। नोट करेगा, गोवा को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को? जुआरी नदी को। और इस मांडवी नदी के तट पर गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी इस नदी के तट पर स्थित है, तो इसी मांडवी नदी के तट पर। मांडवी और जुआरी नदी किस राज्य में बहती है? तो गोवा राज्य में। आगे बढ़ते हैं, दो नदियां बहती हैं कर्नाटक में। एक का नाम है गंगावेली जिसे कर्नाटक में गंगवल्ली कहा जाता है, जिसे कर्नाटक में
गंगवल्ली कहा जाता है, लेकिन इसका नाम है गंगावेली। और एक नदी है शरावती नदी, गंगावेली और शरावती। ये कहां बहती है? तो ये बहती है कर्नाटक राज्य में। एक का नाम है गंगावेली, एक का नाम है शरावती। गंगावेली और शरावती कहां बहती है? तो यह कर्नाटक राज्य में बहती है। और कहां जल गिराती है? तो अरब सागर में। हमने आपको बताया था अरब सागर में जल गिराने वाली जो भी नदी है वो किसका निर्माण करेगी? एस्चुअरी का निर्माण करेगी। और बंगाली खाड़ी में जो जल गिराएगी वो किसका निर्माण करेगी? तो डेल्टा का निर्माण करेगी। तो शरावती और गंगावेली नदी ये कहां बहती है? कर्नाटक राज्य बहती है। दो नदियां हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत अरब सागर में जल गिराने वाली, दो नदियां हैं केरल राज्य में। एक है पेरियार नदी, एक है भरतपुझा। केरल में कितनी नदी है? केरल में दो नदी है, एक का नाम है भरतपुझा, एक नदी का नाम है पेरियार। ये दोनों कहां बहती है? तो केरल राज्य में। कहां बहती है? केरल राज्य में। इस जो पेरियार नदी है यह केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे बड़ी नदी भी है, सबसे बड़ी नदी भी है। पेरियार नदी केरल राज्य में मीठे पानी का स्रोत है। मतलब केरल के लोगों को मीठे पानी पिलाने के लिए उपयोगी है। इससे जो लोग मीठा पानी प्राप्त करते हैं, इसलिए पेरियार नदी को केरल की जीवनदायिनी कहते हैं। केरल की जीवनदायिनी नदी कहते हैं। केरल की जीवनदायिनी नदी किस नदी कहते हैं? पेरियार नदी को कहते हैं। और इसी पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, आप जानते हैं इस चीज को। तो इस नदी कहां बहती है? तो केरल राज्य में बहती है। तो ये हो गया दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार दोस्तों देखिएगा और नोट्स बनाएगा, और ये आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां जो है तैयार हो जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जो होगा विश्व भूगोल से। तब तक के लिए धन्यवाद।